हेलो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में प्रीवियस ईयर जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ था सीडीपी का क्वेश्चन पेपर आज हम अपनी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, दूसरा है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तीसरा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, चौथा है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें अभिकथन दिया हुआ है, पूछा गया है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण दिया हुआ है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। देन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर प्रश्न है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? किस्मत, कार्य कठिनाई, कोशिश की कमी, योग्यता का अभाव। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, योग्यता का अभाव। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के शिक्षक के भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझने और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? ऑप्शन नंबर 1 है क्रिया आधारित छवि आधारित संकेत आधारित, दूसरा है छवि आधारित संकेत आधारित क्रिया आधारित, तीसरा है संकेत आधारित क्रिया आधारित छवि आधारित, चौथा है कि संकेत आधारित छवि आधारित क्रिया आधारित। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिया आधारित छवि आधारित और संकेत आधारित। 8वां नंबर प्रश्न है, इसमें अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए क्योंकि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप में संबंधित हैं। सही कह रहा है, इसका कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही है और ए की आज सही व्याख्या करता है। ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, विकास विशिष्ट सामान की ओर बढ़ता है, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
दूसरा, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। 10वां नंबर प्रश्न है कि लेओ वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। विकल्प नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। 11 नंबर प्रश्न है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना, निर्देशित खोज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। रटने व दोहराव, स्मृति सहायक विधियाँ, संकल्पना चित्रण, विस्तृत दोहराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रटने व दोहराव। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। विकल्प नंबर दूसरा है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें अभिकथन दिया गया है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन स्ट्रियर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो यह उसे भी कुत्ता समझ लेती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करती है। अहम केंद्रिता, वस्तु अस्थायित्व, संरक्षण या समायोजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समायोजन। 16 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या कि डैश का निर्धारण करती है। सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेक्स। 17 नंबर प्रश्न है, अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। 18 नंबर प्रश्न है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। स्वलीन क्रम विकार की। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चे में नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है, मानव बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से नियंत्रित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है। 21 नंबर प्रश्न है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, सहनशील अवधि। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। 23 नंबर प्रश्न में
एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को प्रतीकात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समस्त कौशल का आकलन करने के लिए, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। 25 नंबर प्रश्न पे पूछा गया है, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर 4, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें अभिकथन दिया गया है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते, क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। एक इसका सही विकल्प हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। 27 नंबर प्रश्न है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन या संज्ञानात्मक परिवर्तन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, मात्रात्मक परिवर्तन। 28 नंबर प्रश्न है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून एक परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। 29 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही विकल्प हो जाएगा, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 और आखिरी है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।